नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान ने सियासी गलियारों का माहौल गर्मा दिया है। तीरथ सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से प्रदेश में कमीशन खोरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तीरथ सिंह रावत के इस बयान पे कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। गरिमा दसोनी की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सवाल यह कि अब तक इन मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूं तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में आपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए, उनके कान उमेठे जाएं, उनके सामने उदाहरण पेश किया जाए, ताकि दूसरे की किसी की हिम्मत ना पड़े गरीब और आम जनता को परेशान करने की। मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान है, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। है भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा। कभी एक बार मैंने और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, तीरथ सिंह रावत के इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कमीशन खोरी की बात की, और इसके बाद कैसे सियासत गरमा रही है? देखिए, पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहे। फटी जींस पर इनका दिया हुआ बयान देश ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि इनके मुख्यमंत्री पद से हटने में वो बयान ही अहम कारण बना। अब हालांकि ये दोबारा किस आशय से ये कह रहे हैं कि कमीशन खोरी अधिक बढ़ गई, हम शिकायत करें, रिश्वत मांगते हैं या कमीशन मांगते हैं उनको अरेस्ट कराएं, पर सिर्फ बोल देने मात्र से शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति और कांग्रेस को बैठे बैठा एक मुद्दा तीरथ सिंह रावत जो कि सांसद भी हैं पौड़ी लोकसभा सीट से, उन्होंने एक मौका दे दिया है विपक्ष को सरकार को घेरने का। लेकिन सुदीप, उनका ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी की ही मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का शासन उत्तराखंड में रहा है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में भी सरकार है, इससे पहले भी सरकार रही। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चूंकि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पौड़ी लोकसभा सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई बड़े पदों पर तीरथ सिंह रावत रह चुके हैं। अब उनके इस बयान को लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस को मौका मिला है घेरने का, लेकिन अपने बयानों को लेकर पूर्व में भी तीरथ सिंह रावत सुर्खियों में रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पूरी सरकार को दुविधा में खड़ा कर दिया है। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो यहाँ पे तीरथ सिंह रावत के इस बयान के बाद बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस अब सरकार पे हमलावर है। और लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू का नया हॉटस्पॉट ये बनता जा रहा है। बसेड़ी में डेंगू से 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं स्थानीय विभाग जो है, यानी जो स्वास्थ्य विभाग है, वो और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के प्रकोप की जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली से लक्सर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बसेड़ी गांव का निरीक्षण किया। और टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी वीके चौधरी के मुताबिक डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। सिचुएशन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा देखने को मिली, तो उसमें कमियां क्या हैं, किस वजह से हो रहा है, वो हम एक्चुअली देखने आए हैं। अग्रिम प्रक्रिया ये रहेगी कि हम यहाँ पे सबको बता के जाएंगे कि इसको कैसे रोकना है और कैसे इसकी रोकथाम करनी है, जागरूकता
और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप, यहाँ पे डेंगू का कहर देखा जा रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य टीम भी यहाँ पे पहुंची, क्यों हालात बेकाबू हैं यहाँ पे और किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? जी देखिए, जो डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे थे उसमें ये लक्सर का क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण था। और जो भारत सरकार की टीम होती है जो इस प्रकार से जहां अधिक शिकायतें इस प्रकार की बीमारियों की आती निरीक्षण करने आती है, उसने निरीक्षण करके अपनी सीनियर ऑफिसर्स को और जिले के अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। और अब जिला प्रशासन वहां पर छिड़काव आदि के लिए, डेंगू सैनिटाइजेशन के लिए भी प्रयास कर रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। क्योंकि डेंगू का इफेक्ट यूं तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं दीपावली तक हल्का हो जाता है, खत्म होने लगते हैं केस, पर इस बार दीपावली बीतने के बाद भी केस बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि जागरूकता की कमी भी इस तरह की बीमारियां फैलने का एक बड़ा कारण होता है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय टीम है जब उसने निरीक्षण किया तो जागरूकता पर, जन जागरूकता पर टीम का भी फोकस रहा। और अब जो जिले के सीएमओ हैं और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं वो इसको योजनाबद्ध तरीके से जो प्रचार प्रसार है ताकि लोग डेंगू से बचें उसके लिए निर्देश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो डेंगू को लेकर अब शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, और बढ़ते मामलों का यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी यहाँ पे जायजा लिया और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने की यहाँ पे बात कही। तो जांच के लिए लक्सर पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर यहां पे जायजा लिया गया। 4 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अब भी इसकी चपेट में हैं और आए दिन डेंगू के मामले यहां पे सामने आ रहे हैं। देहरादून में प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार पे महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाए। साथ ही सीएम आवास के सर्वेट रूम में युवती की आत्महत्या मामले में जांच की मांग भी की है। तो सरकार के खिलाफ यहां पे गुस्सा जाहिर किया गया, महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। जैसे कि विगत है, आपको भी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री आवास के सर्वेंट क्वार्टर में सुलेखा नाम की लड़की ने आत्महत्या करी है। हमारी मांग है कि इसमें न्यायिक जांच की जाए और साथ ही साथ हम बताना भी चाहेंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में दिन ब दिन जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जो वारदातें हुई हैं बड़ी शर्मनाक हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे मामले महिलाओं पे हमारे प्रदेश में ही क्यों होते जा रहे हैं? जैसे कि विगत है, आपको भी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री आवास के सर्वेंट क्वार्टर में सुलेखा नाम की लड़की ने आत्महत्या करी है। हमारी मांग है कि इसमें न्यायिक जांच की जाए और साथ ही साथ हम बताना भी चाहेंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में दिन ब दिन जो महिलाओं पे। और देहरादून एसटीएफ टीम ने दिल्ली एनसीआर के जाने माने गैंगस्टर रणदीप भाटी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ ने बताया कि तीनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और आरोपियों के पास से पिस्टल, तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ की माने तो पकड़े गए तीनों आरोपी रणदीप भाटी गिरोह के शूटर हैं और दिल्ली एनसीआर में अपहरण और फिरौती की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। तो देहरादून एसटीएफ ने इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। द्वारा 3 शार्प शूटर जो कि रणदीप भाटी गैंग के थे और ये नोएडा और दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन पर 307 और फिरौती जैसे कई मुकदमे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं। इन्होंने जो घटना की थी, जो 307 की घटना की थी, इन्होंने किसी को यहाँ पर मारा था नोएडा में, उनके टांग वांग पे मारा था, तो उसको भी ये छुपने के लिए यहाँ पर भी आ रहे थे और साथ में लूट करने भी आ रहे थे।
कि जब हमारा पैसा खर्च हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम देंगे और फरार हो जाएंगे। जो है एनसीआर में रणदीप भाटी गिरोह के जो सदस्य थे वो यहाँ पे सक्रिय हैं और रणदीप भाटी गिरोह के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं जो किसी बड़ी वारदात को फिराक देने के अंजाम में थे। इस फिराक में थे कि कैसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और आरोपियों के पास से पिस्टल, तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो रणदीप भाटी गिरोह के 3 शूटर जिन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। एसटीएफ टीम ने गिरफ्तारी की है और आरोपियों के पास से पिस्टल, तमंचे बरामद किए हैं। तो रणदीप भाटी गिरोह के 3 शूटर एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक ये कहां-कहां और किन-किन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चूंकि इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं और इसको लेकर एसटीएफ पूरी तरह से यहां गंभीर दिखाई दे रहा है और पिछले कई दिनों में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये एक ऐसा गिरोह जो दिल्ली एनसीआर में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था, उसी गिरोह के 3 शूटर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और पिछले कई दिनों में कई बदमाशों की गिरफ्तारियां उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने की हैं। मकसद अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का है। और खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र और राजपुर में हुए चोरी और लूट की घटना का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून ने बताया कि नेहरू कॉलोनी में बीते 8 दिन में 2 चोरी और 1 लूट की वारदात हुई, जबकि राजपुरा में एक फायरिंग का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात में 7 आरोपियों और फायरिंग के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की माने तो सभी वारदातों का संबंध नशे से है। राजपुर में फायरिंग करने वाला आरोपी नशे में धुत था, जबकि नेहरू कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भी नशे के आदी बताए जा रहे हैं। एसटीएफ के द्वारा 3 शार्प शूटर जो कि रणदीप भाटी गैंग के थे और ये नोएडा और दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन पर 307 और फिरौती जैसे कई मुकदमे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं। इन्होंने जो घटना की थी, जो 307 की घटना की थी, इन्होंने किसी को यहाँ पर मारा था नोएडा में, उनके टांग वांग पे मारा था, तो उसको भी ये छुपने के लिए यहाँ पर भी आ रहे थे और साथ में लूट करने भी आ रहे थे कि जब हमारा पैसा खर्च हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम देंगे और फरार हो जाएंगे। जो है और लक्सर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस टीम की माने तो उन्हें लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर यहां पे कार्रवाई की गई। 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए यहां पकड़ा है। हमारी ये की गई थी, जिसमें 5 लोगों के द्वारा विद्युत कट्टे डाल करके और कुछ फर्जी से कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया है। छापेमारी ये की गई थी, जिसमें 5 लोगों के द्वारा विद्युत कट्टे डाल करके और कुछ फर्जी से कनेक्शन से
बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया है। और नैनीताल बस अड्डा अब जल्द ही गौथिक शैली में नजर आएगा, लिहाजा नैनीताल पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। अगर खबर की माने तो करीब 3 करोड़ की लागत से बस स्टैंड तैयार होगा, जो पूरी तरह से गौथिक शैली में बनाया जाएगा। साथ ही शहर की एंट्री पॉइंट पे बने पोस्ट ऑफिस का निर्माण भी गौथिक शैली में किया जाएगा। का बस स्टैंड उसका इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जितने भी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं नैनीताल शहर में, तो वो एक एंट्री पॉइंट है। तो जो एंट्री करते समय जो एक एक्सपीरियंस जितने भी टूरिस्ट हैं उनको मिलना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस, वो नहीं मिल पाता था। और फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि जो बिशप की बिल्डिंग है जो गौथिक शैली में बनी है, उसके नीचे वाले पार्ट को उसी गौथिक शैली में बढ़ाते हुए हम एक गौथिक शैली में एक ऐसा निर्माण करेंगे जो पूरे डार्ट के एरिया का सौंदर्यीकरण करेगा, फेस लिफ्ट करेगा। चूँकि नैनीताल का विनोद कुमार हमारे संवाददाता नैनीताल से। विनोद, किस तरीके से नैनीताल बस अड्डे को संवारने की तैयारी की जा रही है? कहूंगा कि जो बस अड्डा है वो काफी पुराना हो चुका था। उसके बाद उस बस अड्डे को जो है उसमें जो बाहर से पत्थर लाए जा रहे हैं, बाहर का मतलब कुमाऊं का जो पत्थर लाया जा रहा है, जिससे अल्मोड़ा के आसपास से उस पत्थर को यहाँ पर लाया जा रहा है, उसका जो स्वरूप है एक इस तरह का दिखाई देगा जैसे पुरानी बहुत बड़ी बिल्डिंगें जो होती थी, जिसमें पत्थरों में निकासी की जाती थी। तो निकासी करने के बाद इस पत्थर को बिल्कुल इस तरह से सजाया जाता है कि उसमें लगता ही नहीं है कि मतलब ये पत्थर जो है एक बाहरी जैसा लुक। इसमें जो कुमाऊं का जो लुक है, इसमें कुमाऊं शैली में बिल्कुल दिखाई देगा, जिसमें ऊंची दीवारें होती है और उसको एक इस तरह से सजाया जाता है जैसे कि लगता है जैसे मंदिर का स्वरूप होता है, तो उस तरह से इसको बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जब कोई पर्यटक या जो घूमने वाले लोग हैं जब यहाँ पे आएं, तो जब वो नैनीताल में दाखिल हों, यहाँ पे एंट्री करें, तो उनको बस अड्डे से ही एक ऐसा नज़ारा दिखाई दे जो भव्यता को दिखाता हो। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो प्रवेश द्वार होगा उसी द्वार को देख के ही एक लुक बिल्कुल अलग से दिखाई देगा। उसके सामने ही एक बिशप स्कूल है, उस बिशप स्कूल के जो नीचे वाले आपका सतह है, उस सतह में बिल्कुल इस तरह की कढ़ाई की जा रही है पत्थरों से कि जिसमें दूर से ही उसमें ऐसा लगेगा कि पर्यटक के आते ही उसकी नजर सीधे से उन्हें दीवारों पर पड़ेगी, उस बिल्डिंग पर पड़ेगी, जिससे पर्यटक निश्चित तौर से उसे खुशी की जैसी उन पे एक लहर दौड़ेगी और उनको ऐसा लगेगा कि किसी ऐसे पहाड़ में ऐसा क्षेत्र देखने को मिला है जो कि प्रवेश द्वार से मिल रहा है, तो आगे नैनीताल और सुंदर देखने को मिलेगा, ऐसा पर्यटक देखने को मिलेगा। गौथिक शैली क्या है, आप दर्शकों को साधारण भाषा में बताएं, और कैसे इस शैली के जरिए बस अड्डे को सजाने की और बनाने की और संवारने की तैयारी की जा रही है? चलिए, आवाज़ विनोद आपकी नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क को। फिलहाल आप नैनीताल पर्यटन विभाग ने जो ये काम है वो शुरू किया है। 3 करोड़ की लागत से बस अड्डा तैयार होगा और इसे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि जो पर्यटक यहाँ पहुंचे उनके आकर्षण का ये केंद्र हो। और उत्तराखंड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मसूरी की अनीता थापा और मनीष को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया और मसूरी स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा मोमेंटो और शॉल देकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान यहां पे रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा भी मौजूद रहे। रजत अग्रवाल और जगजीत कुकरेजा द्वारा दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी गई। आज 2 मसूरी के बच्चों को, युवकों को एक बहुत ही सम्मान पूर्वक एक आज कार्यक्रम करा जा रहा है, जिसमें खास बात यह है कि इसमें 22वें उत्तराखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमारे दोनों बच्चे गोल्ड जीत कर आए हैं, जो मसूरी के लिए गर्व की बात है। ये मसूरी में आज से पहले नहीं हुआ। और दूसरी बात, इस प्रकार से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों को प्रतिभाग करने से बच्चों की मानसिकता अच्छी रहती है, वो सही राह पे चलते हैं
और उम्मीद करेंगे कि मसूरी अब स्पोर्ट्स के नाम में एक नई उच्चतम स्तर को छुएगा। मसूरी स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आज 2 मसूरी के बच्चों पौड़ी पुलिस कप्तान श्वेता चौबे की तरफ से सभी थानों के चौकी प्रभारी को सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद आज पाबू थाना पुलिस की तरफ से मकान मालिकों, किराएदारों, फल विक्रेता, श्रमिकों का सत्यापन कराया गया। इस बीच 5 मकान मालिकों पर किराएदारों का सत्यापन न कराए जाने को लेकर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें जो भी बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं, श्रमिक रह रहे हैं, फल ठेली रहे हैं, किराएदार हैं, जिनके द्वारा अपना सत्यापन नहीं कराया गया है, उनकी हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में चेकिंग की गई। लगभग 40 से 50 लोगों को चेक किया गया और 50,000 रुपये जिनमें जुर्माना किया गया है और उनको निर्देशित किया गया कि अपना जल्द से जल्द सत्यापन कराएंगे और अपने गृह जनपद से भी सत्यापन करा के लाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो भी बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं, श्रमिक रह रहे हैं, फल ठेली रहे हैं, किराएदार, तो कई लोगों का यहाँ पे सत्यापन कराया गया और कई ऐसे लोग थे जिनका सत्यापन नहीं हुआ था, जिसके चलते करीब 5 मकान मालिक ऐसे थे जिन्होंने ऐसी लापरवाही की, उन पे जुर्माना भी लगाया गया। और पुलिस की कोशिश है कि जो लोग यहाँ पे आए, कम से कम जो रह रहे हैं, उनका सत्यापन हो, ताकि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पुलिस के पास हो जो उस इलाके में रह रहा है। तो पुलिस कप्तान श्वेता चौबे की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ एक्टिव दिखाई दिया। और लक्सर के कई इलाकों में लगातार बढ़ती वाहन चोरी के मामलों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में लक्सर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ना तो आरोपी लगे हैं, ना ही वाहन। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। है इसका ट्रैक्टर और ट्रॉली घेरे में खड़े थे। रात्रि के समय किसी के द्वारा अज्ञात चोरों के द्वारा उसका ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना पर अभियोग दर्ज किया गया और उसमें विवेचना जारी की जा रही है और इसमें तलाश की जा रही है। शेखपुरी का नौसाद है, इसका ट्रैक्टर और ट्रॉली घेरे में खड़े थे। रात्रि के समय किसी के द्वारा अज्ञात चोरों के द्वारा उसका ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना पर अभियोग दर्ज किया गया और उसमें विवेचना जारी की जा रही है और इसमें तलाश की जा रही है। शेखपुरी का नौसाद। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सह प्रभारी नीरज त्यागी ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14 से 19 नवंबर तक होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 से 19 नवंबर तक पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती पे गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर को अंकिता भंडारी और किरण बाबले में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जबकि 16 को कांग्रेस पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल के कांग्रेस की उपलब्धियों और बीजेपी सरकार की खामियों को भी गिनवाएगी। माननीय करण मेहरा जी ने देवप्रयाग जिले की मुझे जिम्मेदारी दी है। 14 तारीख से 19 नवंबर तक नेहरू जी की जयंती से और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तक हमने भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में रखते हुए राहुल जी के निर्देशन और समर्थन में हम इस प्रदेश में कार्यक्रम चलाएंगे 6 दिन के लिए। और उसमें सर्वप्रथम 14 तारीख को नेहरू जी की जब जयंती है, उस दिन नेहरू जी के बारे में हम गोष्ठी करेंगे। नेहरू जी के जो विचारधारा थी, नेहरू जी के जो कार्य थे, जो उपलब्धियां थी इस देश के प्रति, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और कार्यकर्ता हमारे घर घर जाके नेहरू जी की उपलब्धियों को बताने का कार्य करेंगे। माननीय करण मेहरा जी ने देवप्रयाग जिले की मुझे जिम्मेदारी दी है। 14 तारीख से 19 नवंबर तक नेहरू जी की जयंती से और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तक हमने भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में रखते हुए राहुल जी के निर्देशन और समर्थन में हम इस प्रदेश में कार्यक्रम चलाएंगे 6 दिन के लिए। और उसमें सर्वप्रथम 14 तारीख को नेहरू जी की जब जयंती है, उस दिन नेहरू जी के बारे में हम गोष्ठी करेंगे। नेहरू जी की जो विचारधारा थी, नेहरू जी के जो कार्य थे, जो उपलब्धियां थी इस देश के प्रति, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और कार्यकर्ता हमारे घर घर जाके नेहरू जी की उपलब्धियों को बताने का कार्य।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।